नमस्कार दोस्तों। पूरा लद्दाख आज सड़कों पर उतरा हुआ है और उसकी स्थिति आज के टाइम में जर्जर हो गई है। अब इस स्थिति के लिए जो डिमांड है, जो आंदोलन के जो रीजन है, वो रीजन मुख्य रूप से 2 पॉइंट पर टिके हुए हैं। एक शेड्यूल 6 में डालना और दूसरा पूरे राज्य का अधिकार देना। अब इसमें हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिमांड सही है? अगर भारत के नागरिक होने के नाते मैं अपना अगर पर्सनल बताऊं तो इसको जानने की पहले कोशिश करते हैं डिमांड को, और उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। शेड्यूल 6, अगर शेड्यूल 6 की बात की जाए तो जब हमारा संविधान बना था 1950 में, उससे पहले ही 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर के यानी नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट को, जिसमें कि असम के मैक्सिमम पार्ट आते थे, उनमें जो आदिवासी रहते थे उनको एक अलग व्यवस्था दिया गया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो नॉर्थ ईस्ट में असम के जो आदिवासी क्षेत्र थे उनको शेड्यूल 6 में डाला गया। शेड्यूल 6 में डालने में जो उनका शेड्यूल 6 के जो अधिकार हैं उसमें क्या आता है कि जमीन उनके पास, जंगल उनके पास, प्राकृतिक संसाधन उनके पास, उनके रीति रिवाज, उनके सारे जो नियम बनेंगे वो नियम सारे के सारे उनके द्वारा बनाए जाएंगे, सब पर कंट्रोल उनका होगा। क्योंकि भारत की आदिवासी का अगर देखा जाए 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इसको ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक जो संस्था थी उनको एकदम क्लियरली बोला गया था कि ये शेड्यूल 6 का एक सिस्टम बनाना है और जिसके तहत में आदिवासियों की जो सामाजिक ढांचा है, जो उनके रीति रिवाज है, उसको हमें संगठित करना है, उनको हमें संभालना है, ना उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसी को ध्यान में रखकर शेड्यूल 6 बनाया गया था। अब इस शेड्यूल 6 में से आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जो जिसके क्षेत्र शेड्यूल 6 में आ गए हैं। उसमें से कौन से हैं? असम तो पहले से ही था 1950 के आसपास में। उसके बाद में 3 राज्य और जुड़ गए, एक मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन राज्यों में जुड़ने के कारण, इसमें मतलब अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे एक घर है, मकान है, मकान में एक रूम हमने दे दिया कि उस रूम के अंदर में आपको जो करना है वो आप करेंगे। अब अगर शेड्यूल 6 का नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव होने के कारण जो कुछ आप नतीजे देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही एक संवेदनशील एरिया बन के रह गया है। वहां पर अलगाववादियों का जो आंदोलन है वो काफी जोर शोर से उठता रहा है, चाहे वो बोडोलैंड का हो, चाहे नागा वालों का हो, या मिजोरम का अगर आप लेकर बात करें तो क्या है, वहां पर भी आप देखेंगे हमारा बॉर्डर एरिया हमारे पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण नतीजा क्या होता है कि आप ना स्मगलिंग के कारोबार ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनका हस्तक्षेप बहुत होता है भारत की सीमा के नजदीक होने के कारण। और केंद्र सरकार का बहुत ही कम वहां पर अपना शासन चल पाता है। कारण क्या है कि उनको जब शेड्यूल 6 अब दे दिए गए हैं तो किसी भी तरह की अप्रूवल के लिए हमें उनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें अप्रूवल चाहिए। अगर हम लद्दाख को अगर दे देते हैं शेड्यूल 6, लद्दाख हमारे 2 पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है, एक चाइना और एक पाकिस्तान, जबकि हमारे संबंध इन दोनों देशों के साथ सही आज के टाइम में नहीं है। अगर केंद्र सरकार को किसी भी तरह से कोई भी डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना हुआ तो इनको सबसे पहले, क्योंकि जमीन तो शेड्यूल 6 के तहत में उनके पास चले जाएंगे, तो इनसे डिसीजन लेना पड़ेगा, इनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही केंद्र सरकार वहां पर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर पाएगी। जबकि जो बाउंड्री एरिया है वहां पर केंद्र का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एरिया में, जिस एरिया में हमारे ऑलरेडी पहले से हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते सही नहीं है, अगर हम उनको शेड्यूल 6 में अगर डाल देते हैं तो ये अधिकार केंद्र सरकार के पास से चला जाएगा और डिफेंस हमारा बहुत कमजोर हमारे बॉर्डर एरियाज में हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि अगर शेड्यूल 6 के साथ साथ आज के टाइम में क्या वहां पर सिनेरियो है। आज के टाइम में जितने भी हिल है, अब इसको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैदानी क्षेत्र है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे पंचायत राज चल रहा है और शहरी क्षेत्र के अंदर में हमारा म्युनिसिपैलिटी चलता है। उसी तरह हिल स्टेशन में, हिल साइड में हमारे हिल काउंसिल चलते हैं। लद्दाख 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग इसका लद्दाख है, दूसरा भाग इसका कारगिल का क्षेत्र आता है। अगर लद्दाख में देखेंगे तो बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है और अगर कारगिल क्षेत्र में देखेंगे तो शिया मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर इनका यह कहना है कि मुझे इस तरह की फैसिलिटी दी जाए जिससे कि हम लोग अपने रीति रिवाज और अपने सभ्यता, अपने समाज को बचा सके, हम अपने जमीन को बचा सके, हम अपने जंगल को बचा
सके, तो इनको ये समझना चाहिए कि ठीक है, आपकी जो जरूरतें हैं वो आप डिमांड करें। आप अब इनके टोटल 3 है। पहला क्या है कि हमारा जमीन और हमारा जंगल, हमारा खनिज पदार्थ बचना चाहिए। दूसरा, नौकरी, नौकरी हमारे हाथ से निकल ना जाए। तीसरा तीसरा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हमारा अपना शासन होना चाहिए वहां पे। तो शासन की बात तो गलत है, क्योंकि क्या है कि एक राज्य को, एक एरिया को खुश करने के चक्कर में पूरे भारत को आप परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। अब पूर्ण राज्य की अगर मैं बात करूं, तो पूर्ण राज्य के लिए अगर अभी लद्दाख की अगर कंप्लीट अगर पॉपुलेशन अगर अभी देखा जाए, जो 2022 या 24 के बीच में जो हुआ था सेंसस, उसके तहत में अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख पॉपुलेशन है, जबकि उनके पास जमीन जो है वो जमीन 59,000 के आसपास में आ रहे हैं। अब अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी कम है, साथ ही साथ आपके इनकम के स्रोत में सिर्फ टूरिज्म है और डिफेंस का ही पार्ट है और कुछ भी नहीं है, तो आप ये बताइए, आप तो कंप्लीटली केंद्र सरकार के ऊपर में आश्रित हैं। जब आप केंद्र सरकार के ऊपर में आश्रित हैं और हमारा वो एरिया हमारे पड़ोसी राज्यों देशों से अगर जुड़ा हुआ है जिससे कि अच्छे संबंध नहीं है, तो इसमें केंद्र सरकार का जो डिसीजन है कि शेड्यूल 6 में नहीं डालना और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना, मैं अपने ज्ञान, अपनी जानकारी के आधार पर और कानून की किताबों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल के चल रहा हूं कि लद्दाख को नहीं देना चाहिए। हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जो मांग है उसके लिए अलग से एक गठन किया जाए, हिल काउंसिल प्लस आप जो यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नेंस बॉडी हैं उनके साथ मिलकर आप एक ऐसा सिस्टम बना दें, जैसे कि नौकरी में उनका आरक्षण आप कर दें। आरक्षण तो सरकार देती है, तो आप उनको आरक्षण के रूप में दे दें। उनकी रीति रिवाज में उस एरिया में कोई भी किसी भी तरह का बाहरी आदमी जमीन नहीं ले सकता है बिना अप्रूवल के। तीसरा, इन लोगों को कोई भी बाहरी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो लोकल आदमी को, लोकल बॉडीज को उसमें स्टेक होल्ड देना चाहिए। इस समाधान के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक समाधान का रास्ता होता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि शेड्यूल 6 में डाला जाए तो ये देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अगर ये बोला जाए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो ये भी देश के लिए खतरा की स्थिति आ जाएगी। तो मैं ये देख रहा हूं कि ठीक है, वहां की पब्लिक अपने हिसाब से सोच रही है, लेकिन अगर आपको सोचना है तो पूरा एक देश के हिसाब से सोचे। नहीं तो इस तरह से, जैसे कि आजादी के टाइम में टोटल 565 राजवाड़ा हुआ करते थे और उन राजवाड़ों को इकट्ठित करना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत ही दांतों तले बोलते नहीं है, लोहे का चना चबाने के बराबर एक काम हुआ था। और वापस अगर आज हम इस तरह की अगर हरकतें करें कि सभी छोटे छोटे क्षेत्र को अगर उनको शेड्यूल 6 में डाल दें, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें, तब तो फिर मिथिलांचल भी तो बोलेगा कि भाई हमें भी तो आप दे दो पूर्ण राज्य का दर्जा। मिथिलांचल की भी तो रीति रिवाज सबसे अलग है। इस हिसाब से तो अंडमान निकोबार को भी अलग कर दिया जाए, इस हिसाब से तो दमन द्वीप को अलग कर दिया जाए, इस हिसाब से तो आप पश्चिम बंगाल के जो हमेशा आंदोलन हुआ करते हैं जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी वाले साइड में गोरखा वालों का, उनका अलग लैंड कर दिया जाए, यूपी के पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए। नहीं जी, इस तरह से टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि हमें एक अखंड भारत जिसकी कल्पना हमने आजादी के बाद की थी उसको लेकर चलना है, ये नहीं कि हमें टुकड़ों में बांटना है। मैं अपनी बातों को इसी हिसाब से कंप्लीट करना चाहूंगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा और शेड्यूल 6 में लद्दाख को नहीं डालना चाहिए। हाँ, उनकी सुरक्षा की बातें जरूर होनी चाहिए, उनकी डिमांड को अलग से पूरी करने की बात होनी चाहिए और एक अलग से व्यवस्था बना कर दे, एक अलग से लॉ बना कर दे जिससे उनकी डिमांड की फुलफिलमेंट होते रहे। नमस्कार दोस्तों।